हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस मेशर्स। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने आर्टिकल जो कि हमारा थंबनेल है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द अनसंग स्टोरी ऑफ चंदू चैंपियन। कौन थे ये चंदू चैंपियन, कौन थे हमारे रियल लाइफ चंदू चैंपियन जिन पर अभी अभी कार्तिक आर्यन ने मूवी बनाई है, इनकी भूमिका निभाई है। कौन थे ये, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको सभी को बता दूं कि ये मैं वीडियो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आप सभी को बताऊं तो मैं काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स में इन्वॉल्व रहता हूं। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कहीं इधर उधर कंटेंट ढूंढता रहता हूं। बट मैं फिर भी इनके बारे में नहीं पता था जो इन्होंने मतलब कि देश का नाम ऊंचा किया है, स्पोर्ट्स में इंडिया का नाम ऊंचा किया है, फिर मुझे भी इनके बारे में नहीं पता था। हालांकि अब हम सभी को बहुत से जो महान ग्रेट स्पोर्ट्समैन है उन सभी के बारे में पता है, बट इनकी स्टोरी जो है वो मेरे को काफी ज्यादा मतलब कि एक अनसंग लगी और ऐसा लगा कि बतानी चाहिए दुनिया को, कि मतलब थोड़ा इनके बारे में भी दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये कौन थे और क्यों ये अनसंग स्टोरी ऑफ चंदू चैंपियन है, कैसे कैसे ये चैंपियन बने। तो हम आज सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो ये कार्तिक आर्यन भूमिका निभा रहे हैं चंदू चैंपियन में। तो ये थे हमारे मुरलीकांत पेटकर जी। ये देखिए, ये मुरलीकांत पेटकर जी है, इनको पद्मश्री मिल रहा है 2018 में। आज हम लोग जानेंगे कि ये कौन थे। ये हमारे एक्स मतलब आर्मी के ही आर्मी में थे और इन्होंने आर्मी को रिप्रेजेंट किया था इन बॉक्सिंग वगैरह। तो हम सभी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म देखिए 1944 में महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और ये मतलब कि काफी मतलब कि इनके गरीबी थी क्योंकि जब ब्रिटिशर्स गए थे 1947 में, तो मतलब मोस्टली जो हमारे विलेजेस थे वो गरीब ही थे। हालांकि हमारी इकोनॉमी तो कम ही थी, सिटीज वगैरह की भी, सिटीज में भी इतना कुछ खास नहीं था। 1944 में काफी गरीबी से गरीबी में थे। एंड बट उसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते थे। कुश्ती वगैरह, हॉकी, ये सारी इन इन सभी स्पोर्ट्स में ये काफी ज्यादा वो करते थे। एंड उसके बाद एक इनके वहां पे इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट होता है कि ये जो गांव के मुखिया का लड़का होता है उसको कुश्ती में हरा देते हैं। जब उसको कुश्ती में हरा देते हैं, देन पूरा जो मुखिया के लोग हैं वो इनके पीछे पड़ जाते हैं। मुखिया पीछे पड़ जाता है, इनको मारने की धमकी देता है, इनको गांव से भगा देता है, जिसकी वजह से इनको भागना पड़ता है। एंड ये गांव में जब भी जाते तो इनको भगा देते। तो उसके बाद इनको कोई बताता है कि आप आर्मी में चले जाएं। आर्मी काफी अच्छा मतलब कि एक्सपोजर देती है, मतलब काफी अच्छा एक्सपोजर देती है जिसकी हेल्प से आप ओलंपिक्स खेल सकते हो, आप मतलब कि काफी ज्यादा मेडल जीत सकते हो देश के लिए। और इनका बचपन से ही सपना था कि मैं ओलंपिक्स खेल लूं एंड देश के लिए मेडल, गोल्ड मेडल जीतूं। क्योंकि इन्होंने बचपन में देखा था कि जो स्पोर्ट्समैन है उनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, काफी ज्यादा मतलब कि लोग मतलब कि उनको मानते हैं, चाहते हैं। तो इनको एक वो था कि मेरे को भी स्पोर्ट्समैन बनना है, इसलिए देन उसके बाद इन्होंने ज्वाइन की द कोर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड द मैकेनिकल इंजीनियर्स। एंड उसके बाद इनका हालांकि इंटरेस्ट हॉकी एंड रेसलिंग में होता है, बट इनके जो सीईओ साहब होते हैं वो बोलते हैं कि तू मतलब बॉक्सिंग कर, हमारी जो है हमारे वहाँ की बॉक्सिंग बेस्ट है, तो तू बॉक्सिंग कर, हमारे पास कोचेज वगैरह भी बेस्ट वो है, तो तू बॉक्सिंग कर। एंड उस टाइम पे इंडिया भी काफी ज्यादा एक वो चाह रहा होता है क्योंकि पूरे मतलब कि पूरा वर्ल्ड ये सोचता है कि इंडिया सिर्फ कुछ मतलब कि कुछ सालों का ही मेहमान है, उसके बाद तो ये देश बर्बाद है, ये देश नहीं टिक पाएगा, ये देश का डाउनफॉल हो शुरू हो जाएगा जैसे ही अंग्रेज वो छोड़ेंगे। तो उसके बाद हमारे देश का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, ये टूटने लग जाएगा। एंड
ये इंडिया इंडिया नहीं रहेगा, ये भारत भारत नहीं रहेगा। सभी पूरे देश यही सोच रहे होते हैं, पूरा वेस्टर्न सारे देशों का मानना यही होता है कि हम ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एंड और इसमें अगर कोई हम मेडल जीत जाते तो इससे हमारा एक वो बढ़ता, कि दबदबा बढ़ता कि हाँ भाई इंडिया का भी नाम है। तो सीओ साहब ने ये देखते हुए मतलब कि इनको बॉक्सिंग में डाला, एंड बॉक्सिंग में जब इनको डाला देन ये काफी ज्यादा मतलब कि बॉक्सिंग से मतलब कि इनको वो हो गया, इन्वॉल्वमेंट होगी, काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गए बॉक्सिंग के टुवर्ड्स। देन इन्होंने रिप्रेजेंट किया टोक्यो इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट्स इन 1964। एक मिनट जरा, लेट मी चेक समथिंग, या एवरीथिंग इज फाइन। सो या, सो इन्होंने रिप्रेजेंट किया टोक्यो इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट्स इन 1964, जहां पे पूरे देश की जितने भी हमारे जो सेना के लोग हैं, जो सेना को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे आए होते हैं। एंड इसमें ये काफी अच्छे से लड़ते हैं, लगातार 3 मैच नॉकआउट से जीतते हैं लगातार। एंड बट सेमीफाइनल में इनकी किस्मत खराब रहती है एंड ये बाहर हो जाते हैं। उसके बाद ये नेशनल चैंपियन बनते हैं। देन आफ्टर दैट इन 1965 इंडो पाक वॉर होता है, जिसमें ये कश्मीर में पोस्टेड होते हैं। तब इनके साथ एक काफी दुखद घटना होती है। आप देखिए इनकी लाइफ में कैसे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। जब ये कुश्ती में जीते तो इनको गांव से भगा दिया। यहाँ की जीतने वाले को तो पुरस्कार मिलने चाहिए, रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, बट इनको भगा दिया। ये कैसी ट्रेजेडी हो रही है। एंड उसके बाद इन्होंने यहाँ भी नेशनल्स भी जीता, रिप्रेजेंट भी किया इंडियन आर्मी को। उसके बाद वॉर आ गई। देन जब वॉर आई, वॉर में इन वॉर में इनको 9 गोलियां लगती हैं। 9 गोलियां लगती हैं इनको वॉर में। आप सोचिए कि 9 गोलियों के बाद इंसान का बचना भी मुश्किल होता है। एंड इन्होंने सरवाइव किया। एंड इनको एक बुलेट इनके आज भी इनके स्पाइन के अंदर है। उनको ऑपरेट नहीं कर पाए, बिकॉज अगर उनको ऑपरेट करते तो मे बी ये कभी चल नहीं पाते। तो एक जो हमारी बुलेट है वो आज भी इनके स्पाइन के अंदर लोकेटेड है। एंड उसके साथ इन्होंने कैसे क्या है, कौन कौन से कंपटीशन जीते, मैं आप सभी को वो बताऊंगा। सो क्या होता है जब इनको 9 गोलियां लगती हैं, वो 9 गोलियां लगती हैं स्पाइन एंड थाइज एंड हमारी जो हमारा ये चेस्ट वाला एरिया हो गया, एंड स्कल फ्रैक्चर भी होते हैं, स्कल में भी लगती है। तो उसके बाद ये 2 साल तक कोमा में रहते हैं, 2 साल तक। 1967 ये 2 साल तक, सोचिए आप सोचिए उस बंदे की क्या मेंटल स्टेट होगी जो 2 साल से कोमा में है एंड उठ रहा है। एंड वो ये पा रहा है कि मेरे पैर अब नहीं चल सकते, मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, मैं कभी मतलब कि चल नहीं पाऊंगा। एक सोचिए एक स्पोर्ट्समैन, ये एक स्पोर्ट्समैन, किसी स्पोर्ट्समैन के साथ ये ट्रेजेडी हो जाए और वो अच्छा खासा चल रहा हो, एक दिन अच्छा खासा खेल रहा हो, एंड उसके बाद वो एकदम से 2 साल बाद उठे और वो देखे कि मेरे तो पैर नहीं चल रहे हैं। तो उसका मेंटल स्टेट क्या होगा। बट यहाँ पे जैसे जैसे इनके साथ ट्रेजेडी होती है, ये एक कदम और स्ट्रोंग हो जाते हैं। फिर और ट्रेजेडी होती है तो और स्ट्रोंग हो जाते हैं, एंड यहीं से हमारे ये चैंपियन बन के निकलते हैं। और जब ये चैंपियन बनते हैं तो अब हम चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे इनके साथ ट्रेजेडी हो रही है वैसे वैसे ये उठ रहे हैं। जैसे जैसे इनको गिरा रही है लाइफ, वैसे ये खड़े हो जा रहे हैं। फिर से गिरा रही है तो फिर से खड़े हो जा रहे हैं। देन उसके बाद 1967 में ये महाराष्ट्र स्टेट चैंपियन बनती है। शॉट पुट वगैरह ट्राई करते हैं, व्हील चेयर पे हो जाते हैं, व्हील चेयर से मतलब सारा कुछ ये ट्राई करते हैं। देन उसके बाद 1970 में ये हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड वहाँ गोल्ड मेडल जीत जाते हैं। इस परफॉर्मेंस को देखकर जो हमारी इंडियन ओलंपिक कमेटी है वो इनको भेज देती है 1972 में म्यूनिक में। अब म्यूनिक जर्मनी में ये जाते हैं, ये स्विमिंग फ्री स्टाइल स्विमिंग में पार्टिसिपेट लेने लगते हैं। बट म्यूनिक में क्या होता है, अगर आप सभी ये म्यूनिक 1972 ही सर्च करें ना तो इस पर ही एक अलग मैं वीडियो बना दूं।
ये इतना बड़ा टॉपिक हो जाता है, इतना सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है। एंड जब ये हुआ तो क्या होता है कि म्यूनिक 1972 में पैलेस्तीनियन जो टेररिस्ट है वो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके हॉस्टल में घुसकर फायरिंग कर देते हैं। एंड यहाँ पे ये इसराइल के, सिर्फ और सिर्फ ये इसराइल मतलब सिर्फ ऐसे तो नहीं, बट मोस्टली हमारे ज्यूस होते हैं उसमें। एंड इसराइल के ये बहुत से एथलीट को मार देते हैं। सो इसके बाद क्या होता है, काफी ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न रेज होता है दूसरे देशों की। हमारे स्पोर्ट्समैन तो सेफ नहीं, हमारे स्पोर्ट्समैन तो सेफ है ना, कहीं हमारे स्पोर्ट्समैन को तो नहीं टारगेट करेंगे ये। तो ये म्यूनिक का ये कैंसल हो जाता है, दिस इज कैंसल्ड। आप सोचिए बंदा 1970 में फिर से वो पार्टिसिपेट करने जा रहा है तो फिर से कैंसल हो जा रहा है। मतलब आप सोचिए क्या इसने सोचा हो, बचपन में सोचा है कि मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स पे तो नहीं बट पैरा ओलंपिक्स में पहुंचा। एंड उसके बाद आप मतलब कि आप जब भी अब आप ये पैरा ओलंपिक्स वगैरह देखोगे ना तो आपका एक नजरिया बदल जाएगा डिसेबल्ड पर्सन को देखने का, कि ये मतलब कि कैसे हदों से, कैसे कैसे सोसाइटी से, कैसे अपने मेंटल स्टेट से, कैसे अपने फिजिकल से तो लड़ ही रहे होते हैं, अपने आप से तो लड़ ही रहे हैं, बट कैसे ये सोसाइटी से लड़के यहाँ पे पहुंचे आप सभी को ये पता लगेगा। तो पैरा ओलंपिक्स क्या होते हैं? पैरा ओलंपिक्स होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई डिसेबल्ड पर्सन है जिसका हाथ नहीं है, जिसका या फिर एक साइड पैरालिसिस है, या फिर मतलब कि नीचे वाला लोअर स्पाइन वाला एरिया पैरालिसिस है। सो वो हमारे पैरालिसिस वो हमारे पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट लेते हैं। तो आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इनका इंटरेस्ट एकदम से स्विमिंग में कैसे हो गया। तो जब ये मतलब कि इनका लोअर स्पाइन इंजर्ड थी, मतलब कि ये नहीं चल पा रहे थे, तो इनको डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था कि आप मतलब कि स्विमिंग वगैरह कीजिए, बिकॉज स्विमिंग से हो मतलब आपका हो सकता है नर्वस सिस्टम फिर से रिवाइव हो जाए। सो इनका धीरे धीरे इंटरेस्ट स्विमिंग में भी हो गया। देन उसके बाद तो मैंने आप सभी को बता दिया 1970 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। देन उसके बाद पैरा ओलंपिक्स होते हैं हिडलबर्ग में, वहां से म्यूनिक से पोस्टपोन होकर अब हिडलबर्ग जर्मनी में पैरा ओलंपिक्स होते हैं। एंड ये हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में, जिसमें ये 37.33 सेकंड में कंप्लीट कर देते हैं एंड गोल्ड मेडल जीतते हैं। And in 2018 he is honored by Padam Shri also. So I hope आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छा लगे। मैंने ये काफी मतलब कि इनकी स्टोरी को रिसर्च कर करके ढूंढ ढूंढ के बनाया है। एंड आप सभी को मतलब कि इनके बारे में पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट एक बार मतलब कि न्यूज़ आर्टिकल ही पढ़ना चाहिए, आपका मोटिवेशन लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा। मैंने आप सभी को बता दिया कि जब जब मतलब इनकी लाइफ में कुछ अच्छा होने लगा, उतना ही उससे कहीं गुना ज्यादा बुरा हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।